Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्षेत्रमिति का चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं। छात्रों, क्षेत्रमिति बहुत सारे स्टूडेंट्स की के लिए काफ़ी ही डिफ़िकल्ट होती है। तो आज हम आपके लिए क्षेत्रमिति बिल्कुल बेसिक से लेकर आए हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको क्षेत्रमिति समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए आप क्षेत्रफल का पूरा नॉलेज लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेटर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, क्षेत्रमिति समझने से पहले आपको क्षेत्रमिति के बारे में बेसिक जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है। यदि आप क्षेत्रमिति का बेसिक नहीं जानते हैं तो आपके लिए जो पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना आपके लिए वेस्टेज हो जाता है। तो दोस्तों, क्षेत्रमिति की बेसिक जानकारी के क्रम में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रमिति की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, क्षेत्रमिति गणित की ऐसी शाखा है जो मापन से संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करती है। मापन में विशेष रूप से यह ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमिति का एक और नाम परिमाप है दोस्तों। इन सब के सूत्रों एवं उनके प्रयोग से संबंध रखती है। क्षेत्रमिति गणित की वो शाखा है जो मापन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करती है। और मापन में क्षेत्रफल, आयतन और परिमिति, जो कि परिमाप कहा जाता है और परिधि भी कहा जाता है, इनके सूत्रों के प्रयोग संबंधी जानकारी जहाँ भी मिलती है हमको, वो क्षेत्रमिति हमारी गणित की शाखा कहलाती है। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम द्वितीयक, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमिति के अंदर हमें द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम उस क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं दोस्तों। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ क्या है दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जहाँ हम आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप और परिमिति आदि को निकालना सीखते हैं। दोस्तों, द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, द्विविमीय आकृति का दोस्तों मतलब ये होता है कि ऐसी आकृति जो कि एक सपाट पृष्ठ पर बनी हो। ऐसी आकृति जो कि एक सपाट पृष्ठ पर बनी हो या समतल पृष्ठ पर बनी हो। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, आपकी जो नोटबुक होती है, जो कॉपी होती है, उस कॉपी का जो पन्ना होता है, पन्ने जैसी जो आकृति होती है, वो एक सपाट पृष्ठ की श्रेणी में आती है दोस्तों। सपाट पृष्ठ में हमें त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ऐसी सभी आकृतियाँ हमारी द्विविमीय आकृति के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिविमीय आकृति की। त्रिविमीय आकृति वे आकृतियाँ होती है दोस्तों जिनमें सपाट पृष्ठ नहीं होता है, जिनके अंदर हम कुछ भर सकते हैं। जैसे कि हमारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, शंकु का छिन्नक आदि आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ हैं जो कि त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आती है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारा जो हमारे मकान का जो कमरा होता है, वो कमरा 4-6 दीवारों से बना होता है। 4 दीवारें उसके आस-पास होती है, 4 दीवारें उसके आस-पास होती है दोस्तों, और 2 दीवारें उसकी छत और फर्श को अगर काउंट कर लिया जाए तो कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी दोस्तों। तो ये आकृति ऐसी आकृति है दोस्तों, इसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, इसके अंदर कुछ भरने के लिए जगह होती है। क्षेत्रफल में हम क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन आदि को निकालना सीखते हैं। दोस्तों, जो एक और चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एक आयतन शब्द आपने सुना होगा। आयतन सिर्फ़ त्रिविमीय आकृतियों का ही होता है। आयतन सिर्फ़ त्रिविमीय आकृतियों का ही होता है दोस्तों। आयतन त्रिविमीय आकृतियों में ही होता है, द्विविमीय आकृतियों में आयतन नहीं होता है। आयतन नहीं नहीं होने का कारण है कि द्विविमीय आकृतियाँ एक समतल पृष्ठ पर बनी होती है, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं भर सकते हैं। द्विविमीय आकृतियों में सिर्फ़ परिमाप और क्षेत्रफल ही होता है दोस्तों। और त्रिविमीय आकृतियों में परिमाप और क्षेत्रफल के अलावा हमारे पास जो आयतन वाला ऑप्शन भी आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, नीचे बात करते हैं क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रफल है, किसी आकृति या उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है
और त्रिभुज के अंदर की जो जगह होती है दोस्तों, ये सारी जगह क्षेत्रफल कहलाएगी। या हम समझ लेते हैं दोस्तों, हमारे पास दोस्तों कोई वृत्त है। जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जितनी भी जगह है वो सारी क्षेत्रफल कहलाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब जो आकृति बनी हुई है उसके अंदर जो जगह होती है वो सारी उसको उसके क्षेत्रफल की श्रेणी में आती है। सभी भुजाओं से घिरे हुए सभी भुजाओं से घिरे हुए तल, मतलब ये जितनी भी भुजाओं से वो आकृति बनी है उसके अंदर जितनी भी जगह होती है वो सब जगह क्षेत्रफल की श्रेणी में आती है। क्षेत्रफल की जो इकाई है वो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुल मिला के इसके आगे वर्ग लगता है। वर्ग को आपको इंग्लिश में स्क्वायर भी कहा जा सक कहा जाता है। दोस्तों, क्षेत्रफल को की मापन की जो इकाई है वो वर्ग है, स्क्वायर भी उसको बोला जाता है। ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, माइंड में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं परिमाप की। परिमाप जो है परिमाप किसी आकृति का सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। माना कि हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज की ये भुजा 5 है, ये भुजा 6 है और ये भुजा 7 है। तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएँ हैं, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उसकी जोड़ अगर हम कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने परिमाप फाइंड अप कर लिया है दोस्तों। 5 और 6 11, 11 और 7 18, ये 18 हमारे क्वेश्चन का जो परिमाप है वो आने वाला है। या फिर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त में यहाँ से यहाँ से अगर राउंड अप घूमेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाएँगे। ये आस-पास जो हम घूमे हैं, ये जितनी जगह है वो परिमाप कहलाएगी। तो दोस्तों सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो परिमाप है, वो त्रिभुज या कोई भी भुजाओं से बनने वाली आकृति अगर आपके सामने है, तो उसकी सभी भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप कहलाएगा दोस्तों। और परिमाप की इकाई दोस्तों इसमें ना तो वर्ग लगता है, ना घन लगता है। परिमाप की इकाई सिंपली जिस इकाई में आपकी भुजाएँ या जिस इकाई में आपके वहाँ कोई भी संख्या दी है, वो इकाई में आपका परिमाप रहेगा दोस्तों। इसमें वर्ग वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। बहुत सारी आकृतियों के परिमाप निकालने के लिए उनके अलग-अलग सूत्र हैं दोस्तों, पर आपको उसके उसके बारे में भी आगे से बताएँगे दोस्तों। अभी आज हम बात कर रहे हैं बेसिक पे, तो आज हम बेसिक की ही जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करने वाले हैं आयतन की। आयतन किसी त्रिविमीय आकृति, मैंने आपको पहले ही बताया है कि त्रिविमीय आकृति में ही आयतन का जो ऑप्शन है वो लागू होता है। त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरा गया स्थान आयतन कहलाता है। मतलब त्रिविमीय आकृति के अंदर जितनी भी जगह होती है, जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, माना हवा भर सकते हैं या कोई सामान भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। जैसे हमारी टंकी बनी हुई है हमारी घनाभाकार, उसके अंदर हम पानी भरते हैं, या हमारे पास कोई ड्रम है, बेलनाकार टंकी है, उसके अंदर हम पानी भरते हैं, हवा भरते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। तो उसके अंदर जो जगह होती है भरने की, वो उसे उस जगह को बोलते हैं आयतन। जैसे हमारे पास बेलनाकार गुब्बारा होता है, गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है, उस हवा को बोलते हैं हम आयतन। तो दोस्तों आयतन को मापने के लिए जो इकाई होती है वो घन मीटर होती है। ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। क्षेत्रफल के लिए वर्ग आता है। वर्ग आता है किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए। और जो घन आता है आपका आयतन के लिए। ये थोड़ा-सा ध्यान से रखिए। घन का जब भी आयतन निकालते हैं तो आयतन का जो आंसर आता है उसके पीछे हमको घन लगाना ज़रूरी है। और क्षेत्रफल का जब भी आंसर निकालते हैं उसके पीछे वर्ग लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये थी हमारी आयतन वाली जानकारी भी हम सीख चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि द्विविमीय आकृतियाँ कौन-कौन सी है, और उसको बिल्कुल एक ज़ीरो से अपन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो द्विविमीय आकृतियों में दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि त्रिभुज द्विविमीय है। त्रिभुज के जो प्रकार है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या आयत, वर्ग इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं सब आपकी द्विविमीय आकृति में आती है दोस्तों। तो हम सभी द्विविमीय आकृतियों के बारे में एक-एक करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं द्विविमीय आकृति जो है आपकी, उसमें हम सबसे पहले जो आपका त्रिभुज है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों त्रिभुज, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे सामने एक त्रिभुज बना है, 3 भुजाएँ हैं, 3 भुजाओं से एक बंद आकृति बनी हुई है, जिसे कि हम त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों त्रिभुज में जो शीर्ष है, ये जो कोने होते हैं, इस जगह देखो आप, ये कोना दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कोने होते हैं इन्हें शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष त्रिभुज में 3 होते हैं, ए, बी, सी। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही होगी लाइन, ये वाली लाइन,
इसको हम बोलते हैं भुजा। त्रिभुज के अंदर ऐसी कितनी भुजाएँ हैं? 1, 2 और 3 भुजाएँ हैं। और दोस्तों यहाँ जो जगह बन रही है, चारों कोनों में जो जगह है, इस जगह को हम बोलते हैं कोण। ये हमारा कहलाएगा कोण। तो दोस्तों त्रिभुज के अंदर फाइनली हम सीख चुके हैं कि 3 भुजाएँ होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। अब दोस्तों त्रिभुज की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमको फाइनली स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में त्रिभुज के बारे में त्रिभुज की परिभाषा वगैरह पूछा जाता है। तो 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। और दोस्तों आगे ध्यान रखें कि त्रिभुज के लिए जो संकेताक्षर ये वाला आपका यूज़ होता है। जहाँ भी आपको त्रिभुज के लिए संकेताक्षर यूज़ करना है ये होता है। और त्रिभुज की 3 भुजाएँ होती हैं दोस्तों, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, ये आपको मैं ऊपर अभी बता चुका हूँ। दोस्तों त्रिभुज के अंदर एक और आपको जानकारी मेन रूप से ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोण की जोड़ 180 डिग्री होती है। अब दोस्तों त्रिभुज के सूत्र के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज के का सूत्र, दोस्तों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल से मतलब है त्रिभुज के अंदर जो जगह होती है, अंदर की जगह अगर आपको निकालना है तो अंदर की जगह निकालने का सूत्र है दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं आगे त्रिभुज के प्रकारों पर। दोस्तों त्रिभुज के प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज के प्रकारों को 2 टाइप से हमें समझना होगा। त्रिभुज के प्रकारों को हम 2 टाइप से समझ सकते हैं दोस्तों। त्रिभुज के प्रकारों में सबसे पहला जो टाइप होता है दोस्तों, वो होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा टाइप होता है कोणों के आधार पे। तो हम सबसे पहले दोनों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं दोस्तों। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषम समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों इनकी परिभाषाएँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ समान लंबाई की हो। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएँ समान लंबाई की हो। विषमबाहु मतलब जिसमें तीनों भुजाएँ अलग-अलग लंबाई की हो। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम हो। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, 90 से अधिक हो। इनकी परिभाषा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं भुजाओं भुजाओं और कोण के आधार पर त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज, जिनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब इनकी परिभाषाओं की ओर हम देखते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का डायग्राम आपको मैं समझाने वाला हूँ। समबाहु त्रिभुज देखो आप, इसमें 3 भुजाएँ हैं, तीनों भुजाओं के ऊपर आपको निशान दिए हैं। देखो आप, निशान ये इंगित करता है कि तीनों भुजाएँ बराबर लंबाई की है। अब दोस्तों इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएँ आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बराबर होती है तो उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और तीनों कोण कितने-कितने के होते हैं? 60-60 के। और दोस्तों आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 60-60-60 ये आपका 180 टोटल हो जाएगा दोस्तों। अब समबाहु त्रिभुज के जो सूत्र हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए कौन-कौन से सूत्र यूज़ होते हैं? समबाहु त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल अगर निकालना है तो √3/4 भुजा की घात 2 सूत्र लगाना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो 3 गुणित भुजा आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर निकालना है तो √3/4 भुजा लगानी पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो उसके लिए r बराबर a/2 गुणित √3 लगाना होगा। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो उसके लिए आपको r बराबर a/√3 का सूत्र लगाना पड़ेगा। दोस्तों इन सब के बारे में आपको डिटेल से आगे समझाएँगे। अभी आज की जो क्लास है वो आपकी बेसिक क्लास है। अब दोस्तों बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज डायग्राम में आपको दिखाया गया है, 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनों के ऊपर निशान बने हुए हैं, मतलब ये 2 लाइन आपस में बराबर है और तीसरी लाइन इन दोनों के बराबर नहीं है। अब दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ऐसा त्रिभुज विषम समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा बताई जा रही है दोस्तों आपको। ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएँ बराबर हो, एक जैसी हो
उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इस परिभाषा में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस त्रिभुज में 2 भुजाएँ बराबर होती है। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएँ बराबर होती है, उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएँ बराबर होती है, उनके 2 कोण भी बराबर होते हैं और दोनों कोण कौन-से वाले बराबर होते हैं? उन भुजाओं के सामने के कोण। जैसा कि दोस्तों आपको मैं उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये 2 लाइनें बराबर है। माना कि इस लाइन के सामने का कोण कौन-सा बनेगा? ये कोण तो इसी के ऊपर बन रहा है, ये भी इसी के ऊपर बन रहा है। ये जो कोण है, ये इस लाइन के सामने का कोण है। तो इसके सामने का कोण ये है। तो ये कोण और इसके सामने का कोण ये है। अगर ये 2 भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कौन-सा? ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के जो सूत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों आपको, तो आपको सूत्र है क्षेत्रफल का एरिया का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एक और सूत्र है 1/2, ये वही है बी गुणित एच। बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है आधार, सॉरी ऊंचाई। दूसरा क्षेत्रफल अगर निकालना है तो a/4, और उसमें कोष्टक में रूट रूट और कोष्टक में है 4b की घात 2 माइनस a की घात 2। और तीसरा क्षेत्रफल निकालना है तो आपको तीसरा सूत्र एक और दिया है 1/2 साइन 2 इंटू साइन थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो सिंपल ही करना कुछ भी नहीं है। P बराबर 2a, 2a का मतलब होता है 2 गुणित समान भुजा प्लस असमान भुजा। यह आपको सूत्र लगा देना है। अब बात करते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग-अलग लंबाई की होती है। इनमें से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। अब दोस्तों इसकी परिभाषा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग-अलग लंबाई की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर तीनों भुजाएं अलग-अलग लंबाई की है, तो तीनों कोण भी उसके अलग-अलग माप के होंगे। तीनों कोणों में भी समानता नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज के कौन-कौन से सूत्र हैं जो हमको यूज़ में आते हैं दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई नीचे लिखा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 a गुणित b इंटू साइन थीटा। फिर त्रिभुज का अर्ध परिधि निकालना है तो 1/2 a प्लस b प्लस c। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये हेरो का सूत्र है। ये आपके सामने जो लिखा है ये हेरो का सूत्र है। हेरो के सूत्र को भी आप भली-भांति देख लेवे। ये आपको विषमबाहु त्रिभुज में लगता है रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपके हेरो का सूत्र है। ये त्रिभुज की यदि आपको तीनों भुजाएं अलग-अलग साइज की है और तीनों भुजाएं दी है, तब आपको ये हेरो का सूत्र वहां पे यूज करना रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों त्रिभुज के 3 प्रकार हमने आपको बताए थे, तीनों ही प्रकार आपके भुजाओं के आधार पे थे। अब हम बात करने वाले हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। इन तीनों की परिभाषा में एक हल्के-हल्के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों ही कोण 90 से कम हो। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि 90 का कोण कुछ इस टाइप से बनता है, और ये कोण देखो आप 90 से कम है। 90 का कम अगर कोण होगा तो कम का झुकाव इस साइड रहेगा। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अधिक कोण है तो अधिक का झुकाव इस साइड रहेगा। तो ये सारे कोण देखो आप 90 से कम बन रहे हैं, ये भी कम बन रहा है, ये भी कम बन रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण 90 से कम बनते हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। सॉरी, ये तीनों कोणों का योग बताया गया है कि तीनों कोण की जोड़ जो होती है वो 180 डिग्री होता है। न्यून कोण त्रिभुज के जो सूत्र हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। न्यून कोण त्रिभुज के लिए जो सूत्र लगेंगे आपको वही आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ना है a प्लस बी प्लस सी। इसमें हेरो का सूत्र आपका लगने वाला है, क्योंकि 90 से कम के तीनों कोण है और तीनों कोण किसी भी साइज के हो सकते हैं। तो साइज के अगर किसी भी साइज के होंगे तो उनकी भुजाएं भी अलग-अलग साइज की होगी, और भुजाएं अलग-अलग साइज की होगी तो वो विषमबाहु त्रिभुज के पैटर्न का बनेगा और उसमें हेरो का सूत्र लगेगा।
ये आपको 1/2 a गुणित b गुणित साइन थीटा लगेगा आपका, और नीचे आपका वही सूत्र दिया है, आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नीचे परिभाषा की। परिभाषा में भी आपको लगभग यही बताया होगा। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सूत्रों को थोड़ा ध्यान से देखें आप। समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्ण की लंबाई का वर्ग, लंब की लंबाई का वर्ग और आधार की लंबाई का वर्ग। दोस्तों ये सूत्र आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जो कि समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, समकोण त्रिभुज में ही ये अप्लाई होता है। दोस्तों कर्ण का वर्ग मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बनता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा गया है ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सूत्र उस त्रिभुज के अनुसार लिखा है। जो त्रिभुज आपको ऊपर दिया गया है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के कोण जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। और दोस्तों जो लाइन बिल्कुल जमीन के सहारे सोई होती है उसे हम आधार बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लाइन सीधी खड़ी होती है उसे हम लंब बोलते हैं दोस्तों। जो लाइन सीधी खड़ी होती है उसको हम लंब बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपका सूत्र जो पाइथागोरस सूत्र है वो यहाँ से आपका इस चित्र से इन्होंने जो कर्ण है उसको AC मान लिया है, जो लंब है उसको AB मान लिया है और जो आधार है उसको BC मान लिया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका लगता है समकोण त्रिभुज में। अब दोस्तों बात करते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण। समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो तो रूट लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 सूत्र लगाएंगे तो कर्ण निकल जाएगा। और यदि लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर, यदि आपको समकोण का आधार निकालना है तो कर्ण में से आपको लंब का स्क्वायर घटाना होगा तो निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र लागू होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और यही सूत्र इंग्लिश में लिखा है। C निकालने के लिए आपको रूट A की घात 2 प्लस B, ये सारे सूत्र आप उसमें लर्न कर लेंगे क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अब दोस्तों आपका अधिक कोण त्रिभुज आगे आया है। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा हो। 90 का कोण ऐसा बनता है और 90 से ज्यादा आपका इस साइड मतलब ये कुछ 90 से बड़ा है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। दोस्तों जैसा कि आपको नीचे परिभाषा में बताया गया है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसकी सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। वो तो सभी त्रिभुजों के लिए लागू होता है। इसमें आपको ये क्षेत्रफल का सूत्र दिया है, परिमाप का दिया है, ये आपका हेरो का सूत्र भी इसमें दिया है। सारे सूत्र इसमें भी अप्लाई होंगे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली आज हमने त्रिभुज के बारे में समझा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और लाते रहते हैं, तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर।